जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संविधान की प्रमुख शब्दावलियां। शब्दावलियों में जैसे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, तारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, आधे घंटे की चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सदन का स्थगन या सत्रावसान या धन्यवाद प्रस्ताव, ये जो टॉपिक है इस टाइप के जो शब्दावलियां पूछी जाती है एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछता है आपसे। और जानते हो कि यूपीएसआई में पॉलिटी का कितना अहम रोल है, तो पूरा अच्छे से इसका वीडियो को आप लोग देखिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को कवर किया है, पूरा थ्योरी के माध्यम से हमने चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, ये वादा है हमारा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल, फिर तारांकिक, फिर अतारांकिक, फिर अल्प सूचना। इस तरीके से हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए उससे पहले आपको बता दें कि हमने पॉलिटी में अभी तक क्या कवर करा है। तो ये देख लीजिए, पॉलिटी में हमने इतने चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट कर दिए हैं। प्ले लिस्ट पॉलिटी की बनी हुई है, जाकर के आप वीडियो प्ले लिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ की चिंता मत करो, पीडीएफ हम आपको इसके उपलब्ध करा देंगे। ये टॉपिक अभी पढ़ाने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। संविधान की शब्दावलियां आज कर रहे हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो इतने टॉपिक हम पॉलिटी में कर चुके हैं, जिन पे टिक नहीं लगा है, इतने टॉपिक इसमें हमको कराने हैं। तो ये भी आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। पीडीएफ सब आपकी उपलब्ध करा देते हैं। इसी तरीके से हमने मूल विधि में हमने इन चीज़ों को कंप्लीट किया है। मूल विधि में इतने टॉपिक, पूरे जितने मूल विधि के लगभग 27 से 28 चैप्टर थे, सब कंप्लीट है। सब प्ले लिस्ट में बिल्कुल कंप्लीट करके बिल्कुल बना करके डाल रखा है। आप जाकर के वीडियो देखिए, इसका नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध हमने करा दिया है। इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्लास लेते हैं। और ये देख लीजिए, इसी तरीके से यूपी स्पेशल की भी हम क्लास चला रहे हैं लगातार, तो उसमें इतने टॉपिक हमने कंप्लीट कराए। कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं, वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। निश्चिंत रहिएगा, बस आप ईमानदारी से साथ में लग करके जितना बताना उतना पढ़ो। आप निश्चित तौर पे जीके जीएस में सबसे धुआंधार प्रदर्शन कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावलियों में प्रश्नकाल क्या होता है, इसी को कहते हैं क्वेश्चन आवर। तो प्रश्नकाल क्या है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। देखो ठीक है, प्रश्नकाल क्या है। तो भारतीय संविधान में प्रश्नकाल शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। कोई भी उल्लेख नहीं है, यह एक संसदीय प्रक्रिया होती है। कार्य संचालन नियमों के तहत इसे स्थापित एक प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रश्नकाल का कोई भी उल्लेख नहीं दिखाई देता है। अब बात आ जाती है आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 क्या है, तो संसद के दोनों सदनों को अपनी प्रतिक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है वो 118 में दी गई है। देखते हैं आगे कि लोकसभा का नियम 32 और राज्यसभा का नियम 38, ये देख लीजिएगा। लोकसभा का जो नियम 32 है, कहता है सदन के प्रत्येक दिन का जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। यानी कि लोकसभा में जो प्रश्नकाल होगा वो होगा 11 बजे से 12 बजे, और इसके बाद का जो समय है वो है शून्यकाल का। वो कितना होता है, 12 से 1 का। ये किसमें है, लोकसभा में है। राज्यसभा का नियम 38 क्या कहता है, प्रश्नकाल दोपहर 12 से 1 बजे का होता है। कितने, 12 से 1 बजे का होता है ये राज्यसभा में। तो दोनों बातें यहाँ हमें मुख्य रूप से समझने की क्या जरूरत थी कि प्रश्नकाल का जो समय होता है वो दिन का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। ठीक है, दिन का पहला घंटा लोकसभा में होता है प्रश्नकाल। ठीक है, और राज्यसभा में 12 से 1 का होता है, 12 से 1 का होता है। ये बात आपने समझी प्रश्नकाल के बारे में। चलिए, जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको यहाँ पे हम कराएंगे। अब देखो, जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं, ठीक है, उसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न होता है जिसको कहते हैं हम लोग तारांकिक प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकिक प्रश्न। जो तारांकिक प्रश्न होते हैं वो मौखिक होते हैं, और जो अतारांकिक प्रश्न होते हैं वो लिखित तौर पे होते हैं। तारांकिक प्रश्न, एक सदस्य एक दिन में केवल एक ही प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, ये बात आपने समझी। एक सदस्य एक दिन में एक प्रश्न पूछ सकता है। एक दिन में कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगर 40 मेंबर हैं तो क्या 40 मेंबर 40 लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, तो नहीं, सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी एक कैंडिडेट एक प्रश्न पूछेगा।
ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं पूरक प्रश्न। अतारांकिक प्रश्न में क्या है, एक सदस्य एक दिन में 4 प्रश्न पूछ सकता है और कुल 230 प्रश्न अधिकतम पूछे जा सकते हैं। 230 प्रश्न अधिकतम पूछे जा सकते हैं और ये पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनता है कि तारांकिक प्रश्न में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने मेंबर पूछ सकता है, एक मेंबर कितने दिन में पूछ सकता है, एक मेंबर एक दिन में कितने पूछ सकता है, पूरा प्रश्न क्या होते हैं। अगर आप PYQ लगा रहे होंगे तो आप अच्छे से इन चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होंगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन हमको मिले हैं, पॉलिटी जब सेक्शन हम देखते हैं तो इस शब्दावली से क्वेश्चन जरूर पूछता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न पूछने के लिए सदस्य को महासचिव को लिखित सूचना देनी होती है या नोटिस आमतौर पे 10 से 21 दिन पहले का देनी होती है। तो टाइम पीरियड क्या है, 10 से 21 दिन का। किसको, महासचिव को लिखित तौर पे नोटिस या सूचना इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब देखो ये बैच से रिलेटेड जानकारी, अगर आपको पूरा इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा इसका 5 बुकलेटें हैं, इसमें स्टैटिक अलग से भी है, प्लस स्टैटिक का है तो 5 बुकलेटें हैं। एक यूपी स्पेशल का है, दूसरा उत्तर प्रदेश के लिए पूरा मूल विधि, मतलब UPSI के लिए मूल विधि और संविधान है। अगला है पूरा GK GS, इसके बाद है सॉल्व पेपर और इसके बाद है स्टैटिक। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ मूल विधि पढ़ना चाहोगे तो मूल विधि अलग भी हमने डाल रखा है। अगर मूल विधि के साथ पॉलिटी लेना चाहोगे तो मूल विधि के साथ पॉलिटी है। अगर ये पूरा आप बैच एक साथ लेना चाहोगे तो पूरा भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी PDF आपको अपडेट होकर के बैच में मिलती रहती हैं। बाकी पूरा कंप्लीट डाटा पड़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट नोट्स पड़ा हुआ है, आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट करा के पढ़ने लगना है। कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, वीडियो हम YouTube में आप लोगों के लिए करा ही रहे हैं। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप कवर करिएगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं इसी तरीके से आपको नोट्स में भी कराया गया है। अब देखते हैं अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, ये सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामले से जुड़े हुए इशू होते हैं। जैसे किसी जगह अगर दंगा हो गया, ट्रेन हादसा हो गया, अचानक बीमारी का फैलना हो गया, तो ऐसे समय में सांसद को, इसमें क्या है देखते हैं, ऐसे समय में सांसद को तुरंत सरकार से प्रश्न पूछना होता है। तो इन्हें लोकसभा में 10 दिन और राज्यसभा में 15 दिन से कम समय के नोटिस पर पूछा जा सकता है। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। तो इसमें जो टाइमिंग थी लोकसभा की 10 दिन, राज्यसभा की 15 दिन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं शून्यकाल, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल हमने बताया था कि ये एक अनौपचारिक प्रोसेस है। इस 1962 में इसको चालू किया गया था। इसका समय क्या होता है 12 से 1 और प्रश्नकाल का समय क्या होता है 11 से 12। बस लोग इसी में फंस जाते हैं कि शून्यकाल पहले होगा कि प्रश्नकाल। तो पहले प्रश्न फिर शून्य, पहले प्रश्न होगा। जब आप ऐसे याद रखो ना, जब आप किसी से क्वेश्चन कर लोगे, जब आप उसका उत्तर दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। नहीं उसके मन में जो क्वेश्चन होंगे जीरो हो जाएंगे। तो आप याद रखो पहले प्रश्न होगा फिर वो जीरो होगा, पहले प्रश्न फिर जीरो। तो याद रखिएगा प्रश्नकाल पहले आता है लोकसभा में 11 से 12 और बाद में शून्यकाल आता है 12 से 1 बजे का समय है। ठीक है, इसके लिए सांसद को उसी दिन सुबह 10 बजे स्पीकर को नोटिस देना होता है, जिस दिन वह कोई भी अपना इशू, कोई भी मुद्दा उठाया जाएगा। सांसद द्वारा उठाए गए किसी भी विशेष मुद्दे पे मंत्री उत्तर देना अनिवार्य नहीं है, वो स्वेच्छा से दे भी सकता है उत्तर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री उसका उत्तर दे भी। चलिए, तो ये हमने समझा किसके बारे में, शून्यकाल के बारे में। किसके बारे में, शून्यकाल के बारे में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सदन का स्थगन। सदन का स्थगन, अब इस ये क्या होता है, तो देखो संसद की बैठक को कुछ घंटे, एक दिन या निश्चित समय के लिए जो रोकना होता है वो सदन का स्थगन कहलाता है। इसका जो आदेश कौन देता है, तो आदेश लोकसभा में अध्यक्ष यानी स्पीकर और राज्यसभा में सभापति यानी चेयरमैन देता है। आपके लिए जो कीवर्ड है उतना ही सिर्फ लिख रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से फंसता है। आप जा करके इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप MCQ गूगल कहीं से भी आप सर्च करके देखिएगा, आप 90% क्वेश्चनों का जवाब आप अपने लेवल के पेपर में दे रहे होंगे। ये हमारा वादा है, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। अब 17 क्या होता है, 17 क्या होता है, तो संसद के किसी
सत्र को पूरी तरह समाप्त करना सत्रावसान होता है। आदेश इसका कौन देता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह पे दिया जाता है। जैसे कि संसद का अगर कोई सत्र है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसको क्या करता है? समाप्त कर सकता है, पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है, लेकिन वो सलाह लेता मंत्रिपरिषद से लेता है, यानी कि वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। तो उसी को कहते हैं सत्रावसान। क्या कहते हैं? सत्रावसान। मानसून सत्र के सभी कार्य पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान घोषित कर दिया भी जाता है, घोषित भी किया जाता है। तो सत्रावसान आपने समझा। अब हम लोग देखते हैं विघटन क्या कहलाता है। विघटन, तो विघटन क्या कहलाता है? तो विघटन को अर्थ होता है लोकसभा का पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाना, जिसके फलस्वरूप लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है और सामान्य चुनाव के माध्यम से नई लोकसभा का गठन किया जाता है। सत्रावसान और विघटन में क्या अंतर आप लोगों को समझ में आया? जो विघटन होता है उसमें लोकसभा पूर्ण रूप से समाप्त करी जाती है, लेकिन सत्रावसान में उस सत्र को ही बढ़ा दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाता है या अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन पूरी लोकसभा को भंग नहीं किया जाता है। ये दोनों में मूल अंतर है। अब यह केवल लोकसभा पे ही लागू होता है। कौन? विघटन। राज्यसभा स्थायी सदन है तो इसी वजह से राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का पूर्ण रूप से समाप्त होना, जिसके बाद नए चुनाव होते हैं। आदेश कौन करता है विघटन का? तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। ऐसे हमने आपको ऊपर बताया सत्रावसान। आदेश कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। वैसे विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। विघटन का में पूरी लोकसभा को समाप्त कर दिया जाता है, बाद में चुनाव होते हैं, लेकिन सत्रावसान में उस सत्र को समाप्त किया जाता है अनिश्चित काल के लिए, कुछ समय के लिए। चलिए, आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करा करिए कि सर कहाँ पे चीज़ों को और बेहतर करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, वरना जितना नोट्स आपको दिया जा रहा है उतना आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके जितनी भी शंकाएं, जितने भी क्वेश्चनिंग हुए सारी समाप्त हो जाएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए, आधे घंटे की चर्चा नहीं, हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है? जब किसी प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट हो तो स्पष्टीकरण के लिए यह चर्चा की जाती है। जब उत्तर अस्पष्ट हो तो स्पष्टीकरण की, ये जैसे ऐसे कोई बात बोल दी गई कि समझ ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, तो उस पर जो चर्चा होती है, जो डिबेट होती है, वो आधे घंटे की चर्चा होती है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है हाफ एंड आवर डिस्कशन। समय 5:30 से 6 बजे का होता है। नोटिस 3 दिन पहले महासचिव को देना होता है। सप्ताह में 3 दिन यह चलता है। आपके लिए पूरी वो बातें लिखी हैं जो आपको जाननी चाहिए थी। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पे नोटिस है। ठीक है, बहुत इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख देने से आप थ्योरिकल उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मूल बातें यहाँ लिखी हैं। टाइम क्या होता है? 5:30 से 6, यानी आधे घंटे का। नाम से ही पता चल रहा है आधे घंटे की चर्चा। नोटिस 3 दिन पहले महासचिव को देनी होती है। सप्ताह में 3 दिन ये चल सकता है। अल्पकालिक चर्चा क्या होती है? अल्पकालिक चर्चा यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है? तो लोकसभा का जो नियम 193 है के तहत यह चर्चा की जाती है, जिसमें सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को सदन के समक्ष उठाया जाता है, जिसके लिए संसद को 2 अन्य सांसदों के हस्ताक्षर और मामले के कारणों का उल्लेख करना होता है। ये जो अवधि होती है 2 घंटे की होती है। इसमें वोटिंग नहीं होती, केवल चर्चा करी जाती है। वोटिंग नहीं होती, केवल चर्चा करी जाती है। आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसमें आप खुद ही जान रहे हो कि जैसे विघटन से क्वेश्चन आता है, सत्रावसान से आता है, सदन का स्थगन से आता है, शून्यकाल से आता है, प्रश्नकाल से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं, ये बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? सदन का सामान्य कामकाज रोककर किसी अति आवश्यक मुद्दे पे जो चर्चा होती है, शर्तें इसमें 50 सदस्यों का समर्थन और पीठासीन अधिकारी की अनुमति जरूरी होती है। यह राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, इस पर मतदान होता है। ये बात आपने मुख्य जो बातें थी वो यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए दर्शा दी। एक होता है वोट ऑफ थैंक्स,
यानी धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण यानी पहले सत्र या बजट सत्र की शुरुआत में ही इसकी चर्चा की जाती है धन्यवाद देने के लिए। सरकार की नीतियों पर बहस और अंत में मतदान इसमें होता है। तो ये होता है धन्यवाद प्रस्ताव। जितनी सरकार की पॉलिसीज चलती हैं तो उनके लिए उसको धन्यवाद देने के लिए इस पर चर्चा की जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव को हम लोग देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो संविधान में उल्लेख इसका नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। लोकसभा का नियम 198 में इसका प्रावधान है। विपक्ष द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक होता है। कारण इसमें बताना जरूरी नहीं होता है। यदि पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ सर्वाधिक 15 बार यह लाया गया था। जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब यहाँ पे मेंशन है। अगर इस तरीके से आप चीज़ों को कवर करोगे तो यकीन मानो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे होगे। कम से कम कितने सदस्यों का समर्थक? 50 सदस्यों का। लोकसभा में इसका 198 में प्रावधान है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें अगर ये पास हो जाता है, ठीक है, तब उसमें पूरा जो सरकार है उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार इसको लाया गया था। चलिए निंदा प्रस्ताव देख लेते हैं हम लोग। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? तो उद्देश्य इसका होता है सरकार की किसी भी नीति या मंत्री की निंदा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। केवल लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश होता है। 50 सदस्यों का इसमें समर्थन चाहिए होता है। कारण बताना इसमें जरूरी होता है। बैक बेंचर क्या होते हैं? तो सदन में पीछे बैठने वाले गैर सरकारी सदस्यों को हम लोग बैक बेंचर के नाम से जानते हैं। ये शब्दावलियां आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। लेकिन जो लास्ट में बैठते हैं वो होते हैं बैक बेंचर। और वो बैक बेंचर कौन होते हैं? गैर सरकारी सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? गैर सरकारी सदस्य होते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देखते हैं। यह अनुच्छेद 75 के तीसरे में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक मंत्री की गलती पूरी सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। इसका अर्थ ये निकल के आता है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में जिम्मेदारी लेती है और जिम्मेदार होती है। लोकसभा में सरकार बहुमत खो देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी भी होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर एक मंत्री अगर कोई मिस्टेक करता है, गलती करता है, कोई ऐसा अपना भाषण देता है या इस तरीके का कृत्य करता है तो पूरे मंत्रिमंडल पे या पूरी सरकार पे उसका असर पड़ता है। पूरी सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या गुलेटिन। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये गुलेटिन क्या है। जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं तो इसमें ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, गुलेटिन। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। जैसे रेलवे दुर्घटना पर रेल मंत्री का इस्तीफा। आपने देखा होगा कई चीजें ऐसे निकल के आती हैं, जैसे कि अगर रेल दुर्घटना हो गई तो लोग रेल मंत्री से मांगते हैं इस्तीफा कि रेल मंत्री इस बात पे इस्तीफा दे, वो स्पष्टीकरण दे कि इतना मतलब पूरे देश का नेटवर्क आप चला रहे हैं और आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो आप जब आपके अंदर वो कैलिबर ही नहीं है तो आप इस्तीफा दें। तो उस व्यक्ति विशेष से मांगा जाता है, यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इसी को कहा जाता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। गुलेटिन क्या होता है? जब समय कम हो तो मांगों को बिना चर्चा के ही वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, इसी को कहते हैं गुलेटिन। इसी को गुलेटिन कहा जाता है। त्रिशंकु संसद क्या होता है? जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत यानी कि लोकसभा में 272 सीटें ना मिले तो इसे त्रिशंकु संसद के नाम से जाना जाता है। अगर 272 सीटें से कम आती हैं तो उसको त्रिशंकु संसद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चीज़ें आपके शायद अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी और हम कोशिश भी करते हैं कि चीज़ें आपके बेहतर से बेहतर समझ में आए भी। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। बस आप इतना सपोर्ट करिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। अभी इस समय दिल्ली एग्जाम भी चल
शायद दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे, हम उसमें डालते भी हैं आप लोगों के लिए, टेलीग्राम में भी डालते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिए करके। हम डालते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो आप लोग देखिए जा करके। कंटेंट सबसे बेहतरीन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, शैडो कैबिनेट क्या होता है। संसदीय शासन में जब दो मुख्य दल विद्यमान होते हैं तो बहुमत दल के द्वारा सरकार का निर्णय किया जाता है, जबकि विपक्षी दल प्रतीक्षा मंडल कहलाता है। इसी विपक्षी दल को छाया मंत्रिमंडल या भविष्य का वैकल्पिक मंत्रिमंडल के रूप में जाना जाता है। तो विपक्षी दल को ही क्या कहा जाता है, वैकल्पिक मंत्रिमंडल या छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब देखो कुछ चीज़ें खास लिखें, जैसे 50 सांसदों का समर्थक जरूरी है, किसमें, निंदा प्रस्ताव में, अविश्वास प्रस्ताव में, स्थगन प्रस्ताव में। ठीक है, ये जो हमने ऊपर आप लोगों को कराए थे, तो ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है कि वो कौन कौन से प्रस्ताव है जिसमें 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। तो निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। कारण किसमें बताना जरूरी होता है, तो अल्पकालिक चर्चा और निंदा प्रस्ताव में बताना जरूरी होता है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो किस पे बने आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।